नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर जो भी जानकारी आई है उसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास कई तरह के लेख हैं, रिसर्च है, एनालिसिस है। इसमें सैन्य एक्शन, दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहे हैं और इसके जो अहम असर हैं उन सब पर बात की गई है। कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से ज़रूरी बातें निकाल पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ 13 जून 2025 को, जब मामला एकदम गर्मा गया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। इसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल साइट्स और फौजी अड्डों पर मतलब बड़े पैमाने पर हवाई हमले हुए। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप कमांडर और कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। हाँ, बिल्कुल। और एक चीज जो काफी दिलचस्प सामने आई है वो ये कि मोसाद ने, इजरायली खुफिया एजेंसी ने, ईरान के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रोन बेस बना लिया था। ईरान के अंदर? ये कैसे? जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सूटकेस और शिपिंग कंटेनर्स में छुपाकर सैकड़ों छोटे ड्रोन्स, माइक्रो UAV जिन्हें कहते हैं, जी। वो ईरान पहुंचाए और तेहरान के पास ही कहीं बेस बनाया। अच्छा। और कहा जा रहा है कि इस बेस से उन्होंने ईरान की करीब 800 मिसाइल लॉन्च जो हो सकते थे उन्हें नाकाम कर दिया। इससे हुआ ये कि इजराइल पर जो मिसाइलें गिरीं उनकी संख्या काफी कम हो गई। बाप रे! तो मतलब ये सिर्फ हवाई हमले नहीं थे, बल्कि जमीन पर भी एक तरह का गुप्त ऑपरेशन चल रहा था। बिल्कुल, ये इजराइल की एक मिलीजुली हाइब्रिड स्ट्रैटेजी लगती है, जी। जिसमें वो AI बेस्ड इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिले जानकारी, फिर ड्रोन से तोड़फोड़ और साथ में सटीक हवाई हमले, इन सब का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ईरान की तरफ से भी तो जवाब जबरदस्त रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गईं और सैकड़ों ड्रोन्स भी। 400? जी, और उनमें से कुछ तो इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी पार कर गए। तेल अवीव, हाइफा में नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि अमेरिकी दूतावास पर भी असर हुआ। और अब तो सुनने में आ रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन स्वॉर्म्स, मतलब झुंड में ड्रोन हमले, इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, खबरें तो यही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज होती हैं, और ड्रोन स्वॉर्म्स यानी एक साथ बहुत सारे ड्रोन हमला करते हैं। ये नई चुनौतियां हैं। इसका जो मानवीय पहलू है वो तो बहुत ही भयावह लग रहा है। हाँ, वो सबसे दुखद पहलू है। इजराइल में करीब 24 आम नागरिक मारे गए हैं और ईरान में ये आंकड़ा 224 से भी ज्यादा बताया जा रहा है। ओह! तेहरान में तो दहशत का माहौल है। ऐसा अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए हैं। और एक बहुत दुखद खबर ये भी आई कि तेल अवीव में एक बंकर में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। ये तो वाकई बहुत ही दुखद है, और जाहिर है इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक ही नहीं है। अमेरिका का क्या स्टैंड है इस पे? अमेरिका कह रहा है कि वो इजराइल की रक्षा के लिए और सैन्य मदद भेज रहा है, लेकिन साथ ही वो ये जोर दे रहे हैं कि उनका रोल सिर्फ डिफेंसिव है, वो हमले में शामिल नहीं होंगे। अच्छा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो बिना शर्त सरेंडर करे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। और बाकी दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? दुनिया थोड़ी बंटी हुई दिख रही है। रूस ने इजरायली हमलों की निंदा की है और डिप्लोमेसी, मतलब बातचीत से हल निकालने को कहा है। दूसरी तरफ G7 देश हैं, दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। वो इजराइल का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई तनाव और मत बढ़ाओ। लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रहा है कि तुम न्यूट्रल रहो, बीच में मत पड़ो। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? तेल की कीमतें? हाँ, वो एक बा असर है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो तेल के व्यापार के लिए बहुत अहम रास्ता है ईरान के पास, वहां रुकावट का डर है। इसकी वजह से तेल की कीमतें करीब 10% बढ़ गई हैं। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारत पर तो इसका काफी बड़ा असर पड़ रहा है और पड़ सकता है। तेल की कीमतें देखिए, $90 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं और डर है कि ये $100 तक पहुंच सकती हैं। तो मतलब पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। और सिर्फ तेल ही नहीं, लाल सागर और स्वेज नहर वाला जो रास्ता है जहां से बहुत सारा व्यापार होता है, वो भी रिस्क पर है। तो शिपिंग की लागत, मतलब सामान लाने ले जाने का खर्चा, वो भी बढ़ रहा है। कूटनीतिक तौर पर भी तो मुश्किल होगी भारत के लिए। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ इजराइल के साथ भारत के रक्षा संबंध काफी मजबूत है, दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा संबंध है और चाबहार बंदरगाह का प्रोजेक्ट भी है
जो भारत ईरान में बना रहा है। तो इन दोनों के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है। और वो भारतीय नागरिक जो इजराइल में हैं, उनकी सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है। कितने लोग हैं वहाँ? हाँ, करीब 18,000 भारतीय इजराइल में है, ऐसा अनुमान है। तो उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता है भारत सरकार के लिए। तो ये स्थिति तो काफी पेचीदा है। क्या लगता है ये संघर्ष लंबा खिंच सकता है? ईरान के पास मिसाइलें कितनी है असल में? देखिए, अनुमान तो यही है कि ईरान के पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। छोटी दूरी की मिसाइलें हैं SRBMs, मध्यम दूरी की हैं MRBMs, जैसे कासिम, बसीर और कई तरह के ड्रोन्स भी हैं। लेकिन जिस रफ्तार से वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजाना करीब 57 मिसाइल या ड्रोन, इस हिसाब से तो वो अपनी मीडियम रेंज वाली मिसाइलों का बड़ा हिस्सा कुछ हफ्तों में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर? तो अगर उन्हें लंबा युद्ध लड़ना है तो उन्हें बाहर से मदद चाहिए होगी, हथियार मंगाने पड़ेंगे, शायद चीन से, रूस से या उत्तर कोरिया से। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ इजराइल है जो अपनी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा है, AI, ड्रोन, सटीक हमले, और दूसरी तरफ ईरान है जो बड़ी संख्या में मिसाइलें, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क जो उसके समर्थक गुट हैं उनके जरिए जवाब दे रहा है। और इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, खासकर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है जो तेल आयात करती हैं। बिल्कुल। और कूटनीति के रास्ते, बातचीत के रास्ते फिलहाल तो बहुत सीमित लग रहे हैं। दोनों तरफ से शांति के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो कम दिख रही है। भारत जैसे देश कोशिश कर रहे हैं संतुलन बनाने की। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ मिसाइलों की गिनती का मामला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, गुप्त ऑपरेशंस, अर्थव्यवस्था, इन सब का एक जटिल घालमेल है। यहाँ एक विचार सोचने के लिए जरूर है। जिस तरह से इस लड़ाई में AI वाली खुफिया जानकारी, ये गुप्त ड्रोन ऑपरेशन और दूसरी तरफ से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले, ये सब एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भविष्य की लड़ाइयों के बारे में क्या बताता है? खासकर तब जब बातचीत के जो पुराने तरीके हैं, डिप्लोमेसी है, वो उतनी असरदार नहीं रह गई हैं। ये एक अहम सवाल है।